आने वाली पीढ़ी के लिए है। जो संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिला वह आने वाली पीढ़ी को दिलाकर रहूंगा। केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद बीडी प्रसाद। ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा 80 गढ़वा रंका विधानसभा स्तरीय जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल गढ़वा में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंच पर तमाम पदाधिकारियों ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद बीडी प्रसाद को बड़े सम्मान के साथ फूल माला से स्वागत किया। मंच का संचालन इश्तियाक रजा के द्वारा किया गया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई के क्षेत्र हो, सभी जगहों पर ओबीसी के लिए 52% सीट आरक्षित करना पड़ेगा। यह संकल्प के साथ हम लोगों ने हुंकार भरने का काम किया है। सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग, ओबीसी परिवार के लोग एकता अधिकार मंच पर आकर के पूरे जन समर्थन देने का काम किया है। यह लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है, लड़ाई है, इसलिए आपको साथ देकर इस लड़ाई को देश स्तर पर ले जाना होगा, तभी आपका आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई सफल होगा। यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपको घर घर में ब्रह्मदेव प्रसाद बनकर इस लड़ाई के अभियान में साथ देना होगा, तभी यह लड़ाई सफल होगा। अन्यथा इसी तरह हम लोग आते रहेंगे, सभा में बैठ करके बातों को सुन करके जाते रहेंगे। और खास बात यह है कि आप किस पार्टी में रहेंगे, किस दल में रहेंगे, हम मना नहीं करने आए हैं। किस जाति से, किस धर्म से, किस झंडे को अपने घर पर लगाएंगे, यह मना नहीं करने आए हैं, लेकिन यह निवेदन करने आए हैं कि जहां बात ओबीसी की आए, आप 2 कदम आगे बढ़कर इस झंडे को जरूर लगाएं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। इसको पाने के लिए गांव में, बस्ती में, चौपाल में, चौक पर, चौराहे पर ब्रह्मदेव प्रसाद बनकर के नौजवानों को सभा करना होगा, तभी यह आंदोलन सफल होगा। यहाँ से जाने के बाद आप सभी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्त परिवार को जरूर बताने का कार्य करें कि ओबीसी एकता अधिकार मंच लड़ाई लड़ रहा है, जिसका एक मैं भी सदस्य हूँ। आप भी इस मैसेज को फैलाने का काम करें, तभी यह बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुनने का काम करेंगे, अन्यथा इसे कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी हिस्सेदारी क्या है, ये सोचने का मूल प्रश्न है। और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जितने भी स्कूल हैं, या तो उनको अपग्रेड करिए, या तो उनको ठीक वैसे ही विकसित कीजिए जैसे कि जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उस स्तर पे ले जाइए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वैसे विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आते हैं उनके लिए आरक्षण की एक अलग से व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो वंचितों, दलितों और पिछड़ों के ही बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा छोटा सा प्रतिशत निकालिए शिक्षकों का जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता हूँ, आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बहुत दयनीय स्थिति है और विकास की जो पहली रेखा खींची जाती है स्कूलों में खींची जाती है। जो कहें साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, उसकी जो पहली किरण है बच्चा स्कूलों में देखता है। अगर स्कूलों में इतनी भ्रष्ट व्यवस्था हो तो विद्यार्थियों से क्या उम्मीद है। तो पहली और मेरी आखिरी शर्त यही है सामाजिक चेतना के क्षेत्र में कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा नहीं। सर, आपको लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है जी, तो अभी आप मंच से जुड़े हैं, तो उस प्रशासनिक अनुभव का मंच को कैसे लाभ देंगे आप? बिल्कुल हमको पता है कि जो सामाजिक जीवन है उसमें पढ़ाई लिखाई का क्या असर होता है। हमको ये पता है कि कलम की ताकत क्या होती है, और जब तक कलम की ताकत नहीं पैदा होगी तब तक सामाजिक हैसियत पैदा नहीं होगी। ये हमारा मुख्य विषय है, और इस विषय को लेकर मैं किसी भी सामाजिक मंच पर जाता हूँ तो मैं इसी विषय को रखता हूँ कि जो हमारी मांग होनी चाहिए वो तो कलम की है। कलम की मांग हमारी ज़्यादातर पार्टियाँ करती ही नहीं है। हमको वोट और राजनीति से इतर सामाजिक चेतना से मतलब है। आप डीआईजी रहे हैं जी, क्या न्याय मिलने में भी जाति भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, कैसे सर, बताइए। बिल्कुल होता है। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब आदमी जब तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि थानेदार बहुत वक्त लेता है एफआईआर करने में, और कई दफ़ा ये भी होता है कि जो पीड़िता है, गरीब महिला है, वो थाना इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उसको पता है उस संगठन बनाया इन्होंने और कई वर्षों से लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि संगठन बहुत मजबूत हो और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ब्रह्मदेव जी, और इनको हमेशा डटे रहना है, हमेशा डटे रहना है।
ये संगठन आगे बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत। अभी तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये समझेगा लोग, एक एक लोग समझेगा और उसी हिसाब से आगे राजनीति में आगे बढ़ेगा, मैं ये समझता हूँ। तो बस इतने दे दो हमारा किया। और उनको यदि वो बोलते हैं किसी दल में रह करके तो उनको किनारे कर दिया जाता है, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाते। और इसलिए ये एकता अधिकार मंच के माध्यम से उनको संदेश देने का काम कर रहा है कि आप यदि मेरा आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको ओबीसी के लोग 65% जो लोग हैं वो आपको कुर्सी से उतार करके फेंक देंगे, किसी दल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो भी राजनीति में रहिए, किसी भी दल में रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, जहाँ ओबीसी का बात है वहाँ एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर के और ओबीसी की बातों को करिए, ये मैं निवेदन करने के लिए आया।